हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? बढ़िया। सो बेटा, टुडे वी वांट टू डिस्कस अबाउट equilibrium of a rigid body. We discuss about angular momentum. We discuss about torque. अब कोई रिजिड बॉडी की बात कर रही हो, हमने इस चैप्टर के स्टार्ट में ही ये किया था कि रिजिड बॉडी कैन पोजेस टू टाइप ऑफ मोशन, ट्रांसलेशनल मोशन और रोटेशनल मोशन. सो नाउ हियर वी आर डिस्कसिंग दैट इस रिजिड बॉडी की इक्विलिब्रियम की बात हम आज कर रहे हैं. तो अब इसमें पहली चीज मैं ये कह रही हूँ कि रिजिड बॉडी ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कब होगी. पहली बात आपको याद है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम मीन्स जब बॉडी इस तरीके से मूव कर रही है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, और इसमें हमने ये कहा था कि ऑल द पार्टिकल्स ऑफ द रिजिड बॉडी मूव अलोंग पैरेलल पाथ विद द सेम वेलोसिटी. ठीक. अब इक्विलिब्रियम की पोजीशन तब होती है जब बॉडी आइदर एट रेस्ट और इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी. तो इसलिए सबसे पहली बात आ गई कि ये रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम इफ बॉडी रिमेन्स एट रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट लीनियर वेलोसिटी. ये आपको याद होगा कि हमने लॉज ऑफ मोशन के चैप्टर में भी किया था. तो अब जब v चेंज नहीं हो रही, कांस्टेंट है, तो दैट मीन्स dv by dt इज 0. नाउ यू अप्लाई योर न्यूटन सेकेंड लॉ. तो उसमें क्या आ जाता है, F external is mass into acceleration. Acceleration means dv by dt is 0. So now when dv by dt is 0, it means that F external will be 0. इसका मतलब क्या हुआ कि रिजिड बॉडी कब ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगी, व्हेन एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0. A rigid body is said to be in translational equilibrium if vector sum of all the external forces, कि हम ये मान के चल रहे हैं कि मान लो एक से ज़्यादा फोर्सेस भी एक्ट कर रही हैं अगर, तो वेक्टर सम ऑफ ऑल एक्सटर्नल फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी इज 0. अब नेक्स्ट हम कहते हैं कि वी नो अकॉर्डिंग टू दिस न्यूटन सेकेंड लॉ फोर्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. तो व्हेन F is 0, it means dp by dt is 0. तो that means P is constant. तो इसका मीनिंग क्या आ गया कि a rigid body is said to be in translational equilibrium if total linear momentum of the system remains constant when no external forces acting on the body. तो तीनों में से कोई भी स्टेटमेंट आप लो, या अब आप कहोगे कि जी आपने मैडम ये तीनों स्टेटमेंट बताने की क्या ज़रूरत पड़ी थी, ये तो एक. अरे आपको इन तीनों में से, अब ये देखो मैं कोई भी स्टेटमेंट दे देती हूँ, ट्रू फॉल्स में ये हेल्पफुल होंगे कि नहीं, इसलिए ये बताया है और इससे आपकी अंडरस्टैंडिंग भी बढ़ेगी. अब इसी चीज़ को आगे देखते हुए अब बॉडी बेटा रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कब आएगी, मैं जानबूझ के इसमें कर रही हूँ कि आपको भी अंडरस्टैंडिंग हो जाए. तो अब बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम. अब याद है जब हमने रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात की थी, बॉडी इज रोटेटिंग अबाउट सर्टेन एक्सिस, और हमने उसमें क्या कहा था, ऑल द पार्टिकल्स ऑफ रिजिड बॉडी मूव विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी. यही किया था ना. तो इसका मतलब क्या होगा कि रिजिड बॉडी सेट टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ बॉडी डज नॉट रोटेट, अब रिमेन्स एट रेस्ट की जगह अब मैं इस लाइन को ऐसे कह दूं, a body said to be in rotational equilibrium if body does not rotate or rotate with the यूनिफॉर्म या कांस्टेंट कह लो एंगुलर वेलोसिटी. तो ये पॉइंट बन गया. तो इस पॉइंट के बनने से अब बच्चे आपके पास क्या बना, इसका मतलब अब ये बन गया कि डी ओमेगा
बाई डी टी जीरो। जब ओमेगा कांस्टेंट है तो उसकी वेरिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम क्या होगी, जीरो, डी ओमेगा बाई डी टी जीरो। अब आपको बेटे इसमें पता होना चाहिए कि व्हाट इज टॉर्क। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा, जैसे फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, दैट मीन्स टॉर्क इज आई इंटू डी ओमेगा बाई डी टी। अब जब डी ओमेगा बाई डी टी जीरो है, डी ओमेगा बाई डी टी इज जीरो, इट मीन्स दैट टॉर्क इज जीरो। तो इसका मीनिंग ये हो गया कि अगर मैं कह रही हूं कि बॉडी इज मूविंग विथ कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी, इसका मतलब क्या है कि नेट एक्सटर्नल टॉर्क, total vector sum of all the torques acting on the body, that will be zero. Say body is said to be in rotational equilibrium if vector sum of all the torques acting on body is zero. ठीक हो गया ना? बॉडी क्यों रोटेट कर रही है? टॉर्क की वजह से। यही तो बात हमने कही थी। तो टॉर्क की वजह से रोटेट कर रही है, तो यहाँ उसकी जो शुरू में चलती आ रही थी वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, तो इसलिए उसी के अकॉर्डिंगली आ गया। अब देखो, अब हमने क्या किया था, हमने कल निकाला था कि टॉर्क इज इक्वल टू डी एल बाई डी टी। तो नो व्हेन टॉर्क इज जीरो, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि दिस एल इज कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ टोटल एंगुलर मोमेंटम remains constant in the absence of external torque। ये बेटे मैंने ये नहीं था कि मैं लिख नहीं सकती थी दोबारा, मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि देखो वहीं से आपके पास दोनों का किस तरीके से है। हमने कहा रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम इफ बॉडी डज नॉट रोटेट और रोटेट विद यूनिफॉर्म एंगुलर velocity. So that means in this case d omega by dt is 0. Now we know that torque is equal to I alpha. Alpha is d omega by dt, which is 0. It means torque is 0. So इसका मीनिंग ये आ गया कि जब हम बॉडी को रोटेशनल इक्विलिब्रियम में कह रहे हैं तो उस टाइम एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन द बॉडी इज ऑलवेज 0। अब जब एक्सटर्नल टॉर्क 0 है, एज टॉर्क इज डी एल बाई डी टी, इसका मतलब एल क्या हो गया, कांस्टेंट। तो तीनों पॉइंट इस तरीके से हम रिलेट कर रहे हैं कि किस किस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम। तो ये तो आपके पास कॉन्सेप्ट था कि हम बॉडी की ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम या रोटेशनल इक्विलिब्रियम की बात किस तरीके से करेंगे, और मेरा ख्याल है कि ये आपको अब अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर मैं आपको इसी तरीके के एक एग्जाम्पल भी दे रही हूँ जिससे और क्लैरिटी आपको हो जाएगी। बेटा ये रॉड दी है ए बी, दिस इज रॉड ए बी, इस पे इक्वल फोर्सेस दोनों एंड्स पे अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। दिस रॉड इज ऑफ लेंथ एल। तो अब इस तरीके से इसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई की हैं। अब आपने सबसे पहले तो ये बताना है कि इस केस में बॉडी क्या, इसमें कौन सी मोशन आएगी, ट्रांसलेशनल आएगी या रोटेशनल आएगी या दोनों आएगी, जब बॉडी इस तरीके से आपके पास है। कैसे बताओगे? अब देखो दोनों फोर्सेस इसमें सेम डायरेक्शन में एक्ट कर रही हैं, तो इसका मतलब resultant force acting on rod कितनी होगी, सेम डायरेक्शन में होने की वजह से 2f। तो अब हमने पीछे अभी कहा है कि जब कोई भी बॉडी के ऊपर एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तब वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होती है। तो इसका मतलब कि यहाँ पर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम नहीं होगी।
ये बात तो क्लियर होगी। अब ये जो फोर्स एक्ट कर रही है बेटा वो भी परपेंडिकुलर है टू द रॉड, इसकी वजह से क्या होगा, रोटेशन होगी ना। तो अब मान लो मैं ये सेंटर ले रही हूँ ओ, तो अब आप देखो मूवमेंट ऑफ फोर्स एफ एक्टिंग एट पॉइंट ए टुवर्ड्स ओ। देखो बॉडी जो है इसमें एक्सिस सेंटर से जाएगी तो ये किधर को मूव करेगी, इट विल मूव लाइक दिस, इस तरफ को रोटेट करने की कोशिश करेगी। और इसमें जो मूवमेंट ऑफ फोर्स मीन्स टॉर्क, तो टॉ1 क्या होगा, एफ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज ओ ए, ओ ए इज हाफ ऑफ द लेंथ दैट इज एफ इनटू एल बाय 2। और ये कौन सी डायरेक्शन है, जब इस तरीके से आ रहा है दिस इज एंटी क्लॉकवाइज। ठीक हो गया। अब लो मूवमेंट ऑफ फोर्स एफ एक्टिंग एट पॉइंट बी, एक्टिंग एट पॉइंट बी टुवर्ड्स ओ, एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर, तो टॉ2 क्या बनेगा, एफ इंटू ओ बी, इट विल अगेन बी एफ इंटू एल बाई 2। नेचुरली अब ये फोर्स किधर को जाएगी, यूं जाएगी, सो दैट इज क्लॉकवाइज मोशन जो होगी। तो हमने जो कुछ बेटे अभी सीखा, हमने उसके अकॉर्डिंगली पहले ये देख लिया कि बोथ द फोर्सेस आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो द रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन रॉड इज 2F and this 2F will cause translational motion। तो ये तो क्लियर हो गया कि ये जो रॉड है ये इसमें ट्रांसलेशनल मोशन होगी, ये इस तरफ को मूव करेगी। अब उसके बाद हमने देखा कि जो फोर्सेस एक्ट कर रही हैं उनकी वजह से टॉर्क प्रोड्यूस होनी है, तो यहाँ जो फोर्स है उसमें ये टॉर्क होगी एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ जो है उसमें क्लॉकवाइज होगी। अब अगर आप एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क को पॉजिटिव ले रहे हो तो क्लॉकवाइज क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, तो रिजल्टेंट टॉर्क क्या बन गई, that will become 0. So this is resultant torque. So resultant torque is sum of tau1 plus tau2. Now tau1 is F into L by 2 and tau2 will be minus F into L by 2. So this comes out to be 0. तो अगर external torque acting on this system is 0, it means that body will not rotate. सो दैट मीन्स इस केस में इस रॉड के अंदर कौन सी मोशन आएगी, ट्रांसलेशनल मोशन। तो बेटे आपको इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये रॉड दी है, इसके ऊपर ये दो फोर्सेस इस तरीके से एक्ट कर रही हैं, तो आप बताइए रॉड के अंदर कौन सी मोशन होगी, ट्रांसलेशनल होगी, रोटेशनल होगी या दोनों होंगी। तो हमने इसमें क्या फाइंड आउट किया कि नेट टॉर्क एक्टिंग ऑन द रॉड इज 0, तो इसका मतलब रॉड में रोटेशनल मोशन नहीं आएगी, सिर्फ और सिर्फ ट्रांसलेशनल मोशन होगी। तो इस तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। अब हम दूसरा सिचुएशन देखते हैं, तो उसमें देखते हैं क्या होगा। तो बेटा इस तरीके से चीज़ों को अगर आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया है तो दिस इज द एप्लीकेशन पार्ट जो आपको अपने आप करना होगा, तभी मजा आएगा। अब यही रॉड ले लो ए बी, दो एंड्स हो गए ए एंड बी। अब फोर्सेस आर लाइक दिस, ये फोर्स एफ ऊपर को है, ये नीचे को है। नाउ टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस आर एक्टिंग लाइक दिस। अब इसमें पहले तो बताओ रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग ऑन द रॉड ए बी कितनी बन जाएगी बेटा, अगर अपवर्ड को फोर्स को पॉजिटिव लिया तो डाउनवर्ड नेगेटिव, तो रिजल्टेंट फोर्स इज 0। तो रिजल्टेंट फोर्स 0 मीन्स इसमें ट्रांसलेशनल मोशन नहीं होगी। अब इसमें रोटेशनल मोशन होगी। देखो अब इसमें भी हम इसी तरीके से ये सेंटर ले लिया, टोटल लेंथ थी L। अब हम फिर लेंगे मूवमेंट ऑफ फोर्स F
at point A, sorry, at point A towards O, towards O क्या बनेंगी बच्चे, F into OEL। वो तो सीधी सी बात बननी है, यही बननी है ना कि आपके पास टॉक तो सीधा फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस आना है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ओ ए आ गया, ये फोर्स आ गया, तो ये एफ इंटू ए ओ हो गया, तो ये बन गया एफ इंटू एल बाई टू। अब इसमें डायरेक्शन देखें, अब जब ये यूं है तो नेचुरली ये किधर को जाएगी, इस तरफ को, तो दैट मीन ये टॉक किस तरफ को आ गया, क्लॉकवाइज। हम कुछ नहीं, हम तो उसी तरीके से सोच रहे हैं। अब movement of force F at point B towards O क्या बनेगी, F इंटू ओ बी, F और परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ओ बी, तो F इंटू एल बाई टू, तो ये भी कैसे मूव करेगा, इस तरीके से, तो ये भी कौन सी डायरेक्शन है, अगेन दिस इज क्लॉकवाइज। तो दैट मीन्स इसमें दोनों जो हैं टॉक दोनों की वजह से सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो बच्चे क्या होगा, एडअप हो जाएगा। तो अब इसको अगर मैं टॉ वन मान लूँ और ये मैंने टॉ टू मान लिया, वेक्टर मैं इसलिए लिख रही हूँ कि मैं डायरेक्शन भी लिख रही हूँ, तो टोटल टॉक क्या आ गई बेटे, टॉ वन प्लस टॉ टू, एंड इट विल बिकम एफ इंटू एल बाई टू प्लस एफ इंटू एल बाई टू, तो दैट मीन्स इट विल बिकम एफ इंटू एल, और किस तरफ को, क्लॉकवाइज। सो दैट मीन्स कि ये रॉड जो है पूरी की पूरी रोटेट हो जाएगी इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन टुवर्ड्स दिस पॉइंट, ठीक है। सो इस तरीके से अबाउट दिस पॉइंट ओ, ये इस तरीके से मूव कर रही है, टुवर्ड्स कह लो इसको, अबाउट कह लो, सो दैट इज द थिंग अबाउट ओ। सो बेटा अब तुमने इसमें क्या सीखा कि जब दो फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में हैं, इक्वल फोर्सेस, सो दैट मीन दोज आर टू इक्वल एंड सिमिलर फोर्सेस एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, तो उसमें टॉक इज जीरो, देयर इज ओनली फोर्स एंड देयर इज ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। जब आपके पास यहाँ पर हैं टू इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस इस तरीके से, तो ये क्या प्रोड्यूस कर रही हैं, टॉर्क, और इसमें रिजल्टेंट फोर्स क्या है, जीरो, सो दैट मीन्स इन दिस केस देयर विल बी रोटेशनल मोशन, जबकि पिछले में क्या था, देयर वाज ओनली एंड ओनली ट्रांसलेशनल मोशन। तो इसका मतलब पहले हमने जो बेटे पॉइंट डिस्कस कर लिए, अब उससे आपको ये क्लियर हो गया कि किसी भी बॉडी के ऊपर अगर रिजल्टेंट फोर्स एक्ट करेगी तो उसमें ट्रांसलेशनल मोशन आएगी, अगर रिजल्टेंट टॉर्क एक्ट करेगी तो उसमें रोटेशनल मोशन आएगी। अब यहाँ से मैं एक टर्म ले रही हूँ, दैट इज नोन एज कपल। कपल किसे बोलते हैं, कपल क्या होता है, टू इक्वल अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस acting on a body having different lines of action. Two equal opposite and parallel forces acting on a body but having different lines of action. Having different lines of action, so form a couple. जैसे ये आपने बॉडी ले ली, तो बेटा ये दो पॉइंट्स आ गए, तो डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन हो गया जब आप यूं ले रहे हो,
तो ये F है, ये भी F है, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, अपोजिट हैं और पैरेलल हैं और डिफरेंट लाइंस ऑफ एक्शन पे हैं, तो ये क्या बना रही हैं, कपल। तो मोमेंट ऑफ कपल क्या होगा, अब जैसे कि आपने अभी पीछे निकाला, तो बेटे जैसे मैंने आपको कैलकुलेट करके दिखाया था वही चीज़ है ना, ये मतलब मैंने वैसे लिया था, 12 लेंथ था, तो मोमेंट ऑफ कपल इज F इंटू एल आया था ना, तो बेटा आप इसमें हमेशा लिखोगे मोमेंट ऑफ कपल इज आइदर फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, ये याद रखना है, ठीक है। ये मैं क्यों ऐसे इस पे स्ट्रेस दे रही हूँ, मान लो बेटा कोई बॉडी इस तरीके से है, जरूरी थोड़ा ऐसे ही होना, ऐसे है, तो अब इसमें अगर इस ये रॉड ए बी इस तरीके से है, ठीक है, अब इस पे एफ फोर्स इधर एक्ट हो रही है, अब एफ फोर्स इसमें इधर एक्ट हो रही है, तो ये भी दोनों फोर्सेस क्या हैं, ये भी तो बेटे आपके पास दोनों फोर्सेस इक्वल, अपोजिट और पैरेलल हैं विद डिफरेंट लाइन ऑफ एक्शन, तो ये भी कपल बनाएंगी, इसकी वजह से भी जो रॉड है वो क्या करेगी, रोटेट करेगी, तो इसमें अब जो मोमेंट ऑफ कपल है, टॉर्क है, वो क्या बनेगा, मान लो ये लेंथ L है, ठीक हो गया। अब बेटे जब ये दो फोर्सेस हॉरिजॉन्टल हैं तो नेचुरली में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो वर्टिकल आएगा, AC आएगा, AC आएगा ना। अब मान लो कि ये एंगल आपको थीटा दिया है, तो यहाँ टॉप क्या बनेगा, F इंटू AC। अब AC कैसे निकालोगे, आप इसमें लोगे कि AC बाय AB इज परपेंडिकुलर साइड ओवर हाइपोटेन्यूज दैट इज साइन थीटा, तो AC इज इक्वल टू AB साइन ऑफ थीटा, AB क्या है L, तो इट विल बी L साइन थीटा, तो F इंटू L साइन थीटा, तो दैट मीन्स इस केस में बजाय कि ये F इंटू एल आने के इट विल बिकम F इंटू एल साइन थीटा। तो मेरा ख्याल है इसलिए अब आपको इसका मीनिंग समझ में आ जाना चाहिए कि इट इज़ नॉट नेसेसरली कि आपकी जो रॉड है वो हॉरिजॉन्टली हमेशा होगी, रॉड आपकी ऐसे भी हो सकती है, इट कैन ऑल्सो बी लाइक दिस, है ना, तो किसी भी तरीके से है, तो आपने ये याद रखना है कि मोमेंट ऑफ कपल इज आइदर फोर्स, क्योंकि बराबर है इसलिए कोई भी एक, मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द टू फोर्सेस, ठीक हो गया। तो इस तरीके से आप इसमें कपल का लोगे, कपल के यूनिट्स क्या होंगे, वही जो आपके टॉप में आते हैं, एंड दैट विल बी न्यूटन मीटर। तो आज हमने इसमें रोटेशनल मोशन की बात की, ट्रांसलेशनल मोशन की बात की, और उसी के बेसिस के ऊपर हम ये एक्सप्लेन कर पाए हैं कि कपल क्या है, कि जब दो इक्वल अपोजिट बोल। अच्छा, अब इसका आप कोई एग्जाम्पल डेली लाइफ में सोचिए कपल का। बेटा आप कैसे टैप खोलते हो, कभी ऐसे करना कि एक ओनली विद वन फिंगर टैप को खोलने की कोशिश करना, नहीं खुलेगी, नहीं खुलेगी एक फिंगर से। तो जब आप उसमें दो फिंगर्स लगा रहे हो तो उससे क्या हो रहा है, कपल प्रोड्यूस हो रहा है, जिससे वो टैप जो है वो टर्न होगी। कोई ढक्कन ले लो, कोई भी चीज़ है, आप सिंगल फिंगर से उसको खोलने की कोशिश करो, दैट वॉन्ट बी पॉसिबल। लेकिन जब आप दो फिंगर लगा रहे हो तो बेटा दो फिंगर्स का जो आपकी फोर्स आ गई, उससे क्या प्रोड्यूस हो रहा है, कपल प्रोड्यूस हो रहा है। नाउ द टर्म आपको वैसे क्लियर हो, जैसे हमने सेंटर ऑफ मास की है, तो यू शुड नो व्हाट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जैसे सेंटर ऑफ मास में हम कहते हैं अ पॉइंट इनसाइड द रिजिड बॉडी वेयर होल मास ऑफ बॉडी सपोज टू बी कंसंट्रेटेड। माइंड दिस थिंग बेटा, जैसे मैंने कहा इट इज नॉट नेसेसरली दैट सेंटर ऑफ मास विल लाई विद इन द बॉडी, यानी कि सेंटर ऑफ मास इज ए पॉइंट, हमने नहीं कहना लाइंग इनसाइड, हमने कहना सेंटर ऑफ मास इज ए point where whole mass of body is supposed to be concentrated. Similarly, center of gravity is a point where whole weight of body is supposed to be concentrated. जैसे मान लीजिए आप ये बॉडी ले,
इसमें इंडिविजुअल पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, इसका वेट W1 है, ये पार्टिकल है, इसका वेट W2 है, ये पार्टिकल है, इसका वेट W3 है, ये पार्टिकल है, इसका वेट W4 है। सो हर एक पार्टिकल का जो वेट है अलग अलग है एंड दैट इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड। तो अब इन सभी को मिला के, इन सभी का जो सम हो गया वेट्स का, एंड लेट अस से कि दैट कम्स आउट टू बी इक्वल टू W। तो हम इसमें ये पॉइंट ले लेंगे वेयर होल वेट ऑफ बॉडी सपोज टू बी concentrated and that point is known as center of gravity। और हमेशा याद रखिए कि बॉडी जो है, जो रिजिड बॉडी है, दैट इज बॉडी, रिजिड बॉडी is always balance at center of gravity। This point is very important। मतलब बेटा क्या कि मान लो आपके पास 2 मीटर लंबी एक आयरन की रॉड है, 2 मीटर लॉन्ग आयरन रॉड। अब आप उसको एक तीखे एज के ऊपर खड़े करना चाहो, बिल्कुल एक पॉइंट, जैसे ये एज है, अब ये है ना, मैं कहूँ मैंने इसके ऊपर जो है, इस पॉइंट के ऊपर 2 मीटर लंबी रॉड को खड़े करना है, बगैर कुछ उसको रॉड को पकड़ना नहीं किसी ने, बगैर पकड़े रॉड को। तो हो सकता है, कहाँ हो सकता है, अगर वो रॉड का जो सीजी है वो यहाँ पर हो, तो जब जैसे रॉड अगर यूनिफॉर्म है तो बेटा सेंटर हो जाएगा उसका सीजी, तो वो अगर सेंटर रॉड का मैं इस पॉइंट पे रख दूंगी तो ये रॉड कभी भी हिलेगी नहीं। तो यही मैंने आपको नोट करवाया है कि रॉड इज ऑलवेज इन द बैलेंस पोजीशन एट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इट विल नॉट रोटेट अबाउट दिस पॉइंट, इस पॉइंट से रोटेट नहीं करेगी। बाकी आप यहाँ भी रखोगे, रॉड इधर को लुढ़क जाएगी, रॉड इधर को लुढ़क जाएगी, दैट मीन्स उसके अंदर क्या हो रही है, रोटेशन हो रही है। अगर तो रॉड आगे को जा रही पूरी की पूरी, तभी ट्रांसलेशनल मोशन आएगी। अगर रॉड इधर को मूव कर रही है, रॉड इधर को मूव कर रही है, तो उसके अंदर क्या है, रोटेशनल मोशन है। अगर वो बैलेंस पोजीशन पे है, वो रोटेट नहीं कर रही, नो रोटेशनल बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम, तो आप इसमें ये भी बात कह सकते हो कि बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। क्या कह सकते हो कि रिजिड बॉडी इज इन रोटेशनल इक्विलिब्रियम अबाउट सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये सारा बेटा इसमें कॉन्सेप्ट था हमारा यहाँ तक, और अब नेक्स्ट वीडियो में वी विल डिस्कस अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो प्लीज़ यहाँ तक अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करिए, एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो कमेंट इन द कमेंट बॉक्स, otherwise like, share and subscribe। Thank you।